हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो एक और शानदार क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए शानदार एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एनक्लेक्स, एम्स, नॉर्सेट, एसजीपीजीआई, आरएमएल, केजीएमयू जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, सीएचओ एग्जाम है, स्टाफ नर्स एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू साबित होंगे। दोस्तों, तो आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में करते हैं। जब तक आप इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, और चलिए एक शानदार क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आग्रह करता हूं आप सभी से, इस क्लास में जब आप देख रहे हैं, आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो पेन और कॉपी लेके बैठिए। जिसमें कुछ भी चीजें आपको नहीं लगे तो उन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो है, इसको पढ़िए और अपना जवाब आप निकाल लीजिए। हम इसको सॉल्व करते हैं और प्रयास करते हैं कि आंसर की ओर कौन सा आंसर है। टू एंश्योर सेफ्टी व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ नाइट्रोग्लिसरीन पैच, नर्स शुड। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप बन जाइए नर्स। हम हैं नर्सिंग ऑफिसर, तो सबसे पहले हमको नर्स बन जाना है, और हमारा अस्पताल में अब क्या कार्य है उसे हमें उसी क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। हमें डॉक्टर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो आपकी सोच नर्स जैसी होनी चाहिए। आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ही सही हो जाएंगे। टू एंश्योर सेफ्टी व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ नाइट्रोग्लिसरीन पैच, नर्स शुड। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको कौन सी सेफ्टी रखने की आवश्यकता है नाइट्रोग्लिसरीन पैच लगाते समय। तो नर्स कौन से प्रिकॉशन यहाँ पर लेगी और उसको क्या करना चाहिए जब वो नाइट्रोग्लिसरीन पैच एक मरीज को लगा रही है तब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये शब्द आपको नया सुना सुना सा लग रहा होगा। नाइट्रोग्लिसरीन पैच होता क्या है, ये हम लगाते हैं एंजाइना वाले मरीज को, जिसको चेस्ट पेन हो रहा हो। क्या हो रहा हो बच्चों? चेस्ट पेन हो रहा हो। उसके चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन पैच डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जिसे कौन अप्लाई करेगी? नर्स। चलिए, तो इसे लगाते समय नर्स को क्या करना चाहिए? बियर ग्लव्स, ग्लव्स पहने। सेव द एरिया वेयर द पेच विल अप्लाइड, जहां पर पेच हमको लगाना है उस एरिया को सेव करे नर्स। वॉश द एरिया थ्रोली विथ सोप एंड रेनाइज विथ हॉट वाटर। सबसे पहले क्या करे, उस एरिया को वॉश करे, किससे? साबुन से। फिर उसको हॉट वाटर से रेनाइज करे। अप्लाई द पेच टू द बटक्स, जो बटक्स पार्ट होते हैं वहां पर इस पेच को लगाना चाहिए। तो इन चारों में से जो राइट आंसर रहने वाला है आपको दोस्तों, उसकी ओर हम चलते हैं। राइट आंसर रहने वाला है आपका ए, बियर ग्लव्स। तो दोस्तों, यहाँ पर नर्स जब नाइट्रोग्लिसरीन पैच लगा रही है तब उसको हमेशा ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रोग्लिसरीन पैच है, ग्लव्स नहीं पहनेगी नर्स तो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन उसके हाथों में ही हो जाएगा। जो एब्जॉर्प्शन उसके एरिया पर हमको लगाना है वहां पर ना होकर उसके हाथों पर ही एब्जॉर्प्शन उसको हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? बियर ग्लव्स, ग्लव्स नर्स को पहनना चाहिए। सेव द एरिया वेयर द पेच विल बी अप्लाइड। यहां पर बात करें, इन तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है, इसका आंसर हम जानते हैं। तो दोस्तों, सेव द एरिया, हमें जब एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन वाला मरीज है तो नाइट्रोग्लिसरीन पैच अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एरिया को कभी भी हम सेव नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जब वहां पर पेच अप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाएगा। ठीक है। वॉश द एरिया थ्रोली विथ सोप एंड रेनाइज विथ हॉट वाटर, ये भी क्या करेगा? डायलेशन कराएगा। हॉट वाटर क्या कराएगा? डायलेशन, जो कि इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देगा। तो हमें ये भी नहीं करना है। अप्लाई द पेच टू द बटक्स, हमेशा हम जब नाइट्रोग्लिसरीन पैच लगाते हैं वो अबव द बेस्ट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? अबव द बेस्ट।
कभी भी हम बटक्स पर अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये चीज भी गलत है। तो हमेशा जब नाइट्रोग्लिसरीन का पैच नर्स लगाएगी तब उसे ग्लव्स पहनना चाहिए, क्योंकि उससे उसको क्या हो, उसके हाथों में एब्जॉर्प्शन ना हो जाए, और मरीज को जहां पर प्रॉपर लोकेशन है अबव द बेस्ट वहां पर हमें लगाना है। चलिए दोस्तों, तो आज का एक शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। अगली ओर चलते हैं। अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, 25-year-old मेल इज ब्रॉड टू इमरजेंसी रूम। एक मरीज है 25 साल का, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। पीस ऑफ मेटल इन हिज आई, उसकी आंखों में एक पीस ऑफ मेटल लग गया है। विच एक्शन बाय द नर्स इज करेक्ट। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए नर्स को कौन से एक्शन इन चारों में से लेना है। चलिए दोस्तों, तो आपका एक्शन आप ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। यूज अ मैग्नेट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए पीस ऑफ मेटल इन हिज आई, जो मेटल का पीस है उसकी आंखों में फंस गया है, तो उसको ठीक करने के लिए नर्स यहां पर क्या करेगी, तो हम एक एक करके जानते हैं। यूज अ मैग्नेट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। बच्चों, मेटल आई को रिमूव करने के लिए कभी भी मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके आंखों में ट्रॉमा करा सकता है, इंजरी करा सकता है। तो ट्रॉमा और इंजरी से बचने के लिए हमें क्या करना है, मैग्नेट को कभी भी प्रयोग में नहीं लेना है। तो ये वाला आंसर तो इसका नहीं होगा। रेनाइज द आई थ्रोली विथ सलाइन। सलाइन के साथ में आंखों को रेनाइज कीजिए। इसको अपन थोड़ा सोचते हैं। कवर बोथ आई विथ पेपर कप्स। दोनों आंखों को पेपर कप्स के साथ कवर कर दीजिए। पेच द अफेक्टेड आई ओनली। जो आपकी अफेक्टेड आई है, जिसमें मेटल का पेच फंसा हुआ है, पीस फंसा हुआ है, उसको आप क्या कर दीजिए, पट्टी लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए, और बाकी की आई को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, पट्टी हम दोनों आंखों को कवर करेंगे, एक आंख को कवर नहीं करते हैं। तो जो आपका राइट आंसर जाने वाला है दोस्तों, वो रहेगा सी, कवर द बोथ आई पेपर कप्स। सबसे पहले आप दोनों आंखों को पेपर कप से कवर कर दीजिए, और फिर आप डॉक्टर को बुलाइए। आगे का काम डॉक्टर देख लेगा। आपको सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में है, तो दोनों आंखों को आप पेपर कप से क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। रिनाइज द आई थ्रोली विद सलाइन। ये लेस एक्यूरेटिव है, ये डॉक्टर बाद में कहेगा जब हम उसे निकाल देंगे मेटल को, उसके बाद हम उसको इरिगेशन ना हो, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, सलाइन से उसकी आई को क्लीन करेंगे। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, सी, कवर बोथ आई विद पेपर कप्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या पूछ रहा है। प्रश्न ने पूछा है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर सोडियम वारफरिन। फिजिशियन ने सोडियम वारफरिन, बच्चों ये क्या होता है, ये होता है एंटीकोगुलेंट। क्या करता है, एंटीकोगुलेंट। रक्त के थक्के बनने से रोकता है। क्या करता है, ये रक्त का थक्का ना बने उससे रोकता है। तो द फिजिशियन हैज ऑर्डर सोडियम वारफरिन फॉर द क्लाइंट विद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसको जान लीजिए। वेन में, किसमें, वेन में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना। वेन में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना। क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन जब होगा तो मरीज को पेन भी होगा, पेन के साथ में उसको इरिटेशन होगी, पेन के साथ उसको इरिटेशन भी देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले मरीज को डॉक्टर ने सोडियम वारफरिन ऑर्डर किया है, क्योंकि जो वेन में क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है उस क्लॉट को तोड़ दे। कौन तोड़ दे, आपका सोडियम वारफरिन। इसलिए डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। द ऑर्डर शुड बी एंटर्ड एडमिनिस्टर मेडिकेशन एट। जो दवाई है वो हमें कब देनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, ये आपके ऑप्शन में इसको हावर कर लीजिए। 12 पॉइंट हावर, 17 पॉइंट हावर, 20 पॉइंट हावर। तो अब दीजिए आपका जवाब। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो हम हमेशा वारफरिन देते हैं, सोडियम वारफरिन देते हैं, इसका अच्छा रिजल्ट के लिए हम हमेशा इसे कब लगाते हैं, लेट आफ्टरनून लगाते हैं। कब लगाते हैं,
लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून लगाने का फायदा क्या होता है, जब हम नेक्स्ट डे जब सैंपल लेते हैं, सैंपल चेक करते हैं, तो इसकी जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या आती है, एक्यूरेट आती है। ब्लीडिंग टाइम क्या आती है, एक्यूरेट आती है। इसलिए हम इसे हमेशा लेट आफ्टरनून लगाते हैं। तो आपको 17 आवर जब हो जाए आसपास, उस दौरान हम क्या लगाएंगे, इस दवाई को देंगे। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, प्रश्न में और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, पढ़िए। द सीजोफ्रेनिक क्लाइंट हैज बिकम डिसरप्टिव। एक सीजोफ्रेनिया का क्लाइंट है जो डिसरप्टिव हो चुका है एंड रिक्वायर सेक्लूजन। उसको चाहिए शांति। क्या चाहिए बच्चों, शांति चाहिए। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है बहुत जोर से। विच स्टाफ मेंबर कैन इंस्टीट्यूट सेक्लूजन। कौन सा स्टाफ है इंस्टीट्यूट में जो उसको शांति प्रदान कर सकता है। तो सबसे पहले इन चारों में से आप देखिए, सिक्योरिटी गार्ड, रजिस्टर्ड नर्स, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, एक क्लाइंट की जो केयर करने के लिए जो मेन हॉस्पिटल में स्टाफ होता है वो होता है रजिस्टर्ड नर्स, जो उससे डिस्कस करेगी और उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। वो कौन है, द रजिस्टर्ड नर्स। तो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, बाकी इसके लिए कोई भी आंसर नहीं रहेगा। चलिए अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। एक सीओपीडी का मरीज है, ठीक है। ब्लड गैसेस रिवील्स, जिसकी ईवीजी वैल्यू क्या आ रही है देख लो। पीएच की वैल्यू है 7.36। नॉर्मल पीएच कितनी होती है बच्चों, 7.35 टू 7.45। अब CO2 की हम बात करें, कितना है यहाँ पर 45 दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करें ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 84 दे रखी है। बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, एक तो कंडीशन है पीएच क्या है डिक्रीज, और आपका जो CO2 लेवल है वो इंक्रीज। तो एक कंडीशन रहती है दोस्तों रोम, क्या रहती है, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट। तो जिसमें पीएच क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, और CO2 का लेवल इंक्रीज हो, वो किसको इंडिकेट करती है, इन चारों में से देख लीजिए आप। तो नर्स वुड असिस्ट द क्लाइंट बी इन, क्या होगा मरीज को, अनकंपनसेटेड एसिडोसिस, कंपनसेटेड एल्किलोसिस, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो चलिए, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, CO2 इंक्रीज हो और पीएच क्या हो, डिक्रीज, किसको इंडिकेट करती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। तो पीएच जैसी डिक्रीज होगी तो किसको इंडिकेट करेगी, एसिडोसिस को, और इधर पीएच इंक्रीज होगी तो एल्किलोसिस को। एल्किलोसिस वाले को तो आप काट ही दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बर्ड लगी हुई है इधर, मेटाबॉलिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो CO2 का लेवल है वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, यहाँ पर क्या है, इंक्रीज है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड की। तो दोस्तों इसको अभी हम टेबल के द्वारा समझ लेते हैं, क्या फंडा इसका रहने वाला है। चलिए, तो एक स्क्रीन पर आपकी टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, एवीजी को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों हम बात करें पीएच नॉर्मल कितना होता है, 7.35 से 7.45। PCO2 का लेवल 35 टू 45, बाइकार्बोनेट का लेवल 22 टू 28। आप पीएच जब देखते हैं 45 से 35, तो 35 से 45, इससे आप CO2 का लेवल याद कर सकते हो। अगर आपकी पीएच नॉर्मल पीएच 7 से 7.35 से कम हुई तो इंडिकेट करेगी एसिडोसिस। अगर आपकी पीएच 7.45 से ज्यादा हुई उसको कंडीशन इंडिकेट करेगी एल्किलोसिस। दोनों के बीच में आई तो क्या करेगी, ये मीडियम है, ठीक है, नॉर्मल है। अब हम बात करें रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो PCO2 का लेवल किसको इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी को, और बाइकार्बोनेट किसको दर्शाता है, मेटाबॉलिक को। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है रोम,
रेस्पिरेटरी में हमेशा अपोजिट वैल्यू रहती है और मेटाबॉलिक में हमेशा इक्वल वैल्यू रहती है। रेस्पिरेटरी की हम बात करें तो देखो बच्चों, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कब बनेगा? जब आपकी पीएच की वैल्यू बढ़ी हुई हो और PCO2 की वैल्यू घटी हुई हो, अपोजिट होना चाहिए। अगर आपकी पीएच क्या है? डिक्रीज है। क्या है? पीएच क्या है आपकी? डिक्रीज है और PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, कंडीशन है एसिडोसिस। तो अभी हमारी पीएच क्या है इस प्रश्न में? कम है और CO2 क्या है? बढ़ी हुई है। तो कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। किसको इंडिकेट कर रही है बच्चों? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। मेटाबॉलिक इक्वल में क्या होता है? इसमें हम देखते हैं बाइकार्बोनेट लेवल। क्या देखते हैं? पीएच के साथ में CO2 से संबंध नहीं रहता, इसमें हम बाइकार्बोनेट लेवल देखते हैं। पीएच लेवल आपका इंक्रीज हो और बाइकार्बोनेट लेवल भी यहाँ पर बड़ा हुआ ना चाहिए, इंडिकेट किसको करेगी? एल्कलोसिस को। और पीएच आपकी डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, तो कंडीशन रहेगी एसिडोसिस। अब हम अनकंपनसेटेड कब कहेंगे? जब CO2 और बाइकार्बोनेट आपका नॉर्मल है, कंडीशन रहेगी अनकंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड कब कहेंगे? जब कुछ भी चीज नॉर्मल नहीं है, ना तो पीएच, ना ही बाइकार्बोनेट, ना ही CO2 का लेवल। कंपनसेटेड कब कहेंगे? जब पीएच नॉर्मल हो। ठीक है बच्चों, तो अब इस प्रश्न में क्या है देख लीजिए आप। प्रश्न में क्या बता रहा है? अब अभी हमने देखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो इसको इंडिकेट कर रहा है, बाकी कंपनसेटेड पीएच कितनी है इसकी? 37.36 है, नॉर्मल में ही आ रही है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। चलिए अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और इसका जवाब निकालिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ने यहां पर पूछा है, नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सर्जरी। अभी एक मरीज है और रिसेंटली अभी अभी वो वार्ड में आया है। कहां से? सर्जरी हुई है उसकी और अभी अभी वो कहां आया है? वार्ड में आया है। नर्स इज अवेयर दैट बेस्ट वे टू असेस पेन लेवल। इस मरीज का पेन लेवल चेक करने के लिए नर्स को बेस्ट वे की पता है कि नहीं है, इन चारों में से कौन सा अप्लाई करेगी? टेक द ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर। इसके पेन का पता लगाने के लिए हमेशा बच्चों कभी भी हम ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर से मरीज का पेन का पता नहीं लगा सकते। राइट आंसर जाएगा आपका बी, आस्क द क्लाइंट टू रेट हिज पेन ऑन स्केल 0 to 5। हम क्लाइंट के पेन को क्या करेंगे? रेट करेंगे किस पर? 0 to 5 स्केल पर, जो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लाइंट फेशियल एक्सप्रेशन से हम उसके पेन का पता नहीं लगा सकते। आस्क द क्लाइंट इफ ही इज पेन, उसको पेन हो रहा है तो उसको, ये लेस एक्यूरेटिव है, जो आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा बी। चलिए अगला और शानदार प्रश्न था ये, पेन का पता लगाने के लिए हम पेन स्केल का यूज करेंगे। अगला और शानदार प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, द नर्सिंग इज पार्टिसिपेटिंग इन डिस्चार्ज टीचिंग फॉर पोस्ट पार्टल क्लाइंट। एक मरीज है पोस्ट पार्टल क्लाइंट। नर्स इज अवेयर दैट, नर्स को किस चीज का पता होना चाहिए? इफेक्टिव मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद एपिजियोटोमी। बच्चों जब बच्चा बर्थ लेता है, बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, उस दौरान हम वेजाइना में क्या करते हैं? कट लगाते हैं, जिससे क्या हो? डिलीवरी आसानी से हो जाए। वेजाइना में हम क्या लगाते हैं? कट, जिसे बोलते हैं एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी जिस महिला को हुई है तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा। इस डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने के लिए नर्स को किस चीज का पता होना चाहिए? आफ्टर डिस्चार्ज, जब हम इस महिला का डिस्चार्ज करेंगे। तो प्रोमेथाजाइन ड्रग और एस्पिरिन ड्रग हम इंस्टेंटली यूज नहीं करते हैं। आइस पैक आफ्टर डिलीवरी, तुरंत जैसे डिलीवरी हुई उसी के बाद इंस्टेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जब वो डिस्चार्ज कर दी गई है उस दौरान आइस पैक का उपयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा आपका सिट्जवात। इससे क्या होगा? उसकी जो स्वेलिंग होगी उसमें क्या होगा? रिलीफ मिलेगा और जो उसके टाँके वहां पर लगे हैं और घाव बना है वो जल्दी से हील हो जाएगा। तो स्वेलिंग और हीलिंग दोनों को प्रमोट करेगी ये सिट्जवात। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा, तो नर्स को अवेयर होना चाहिए कि मरीज से बोलेगी आप सिट्जवात लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहा है, which of the following post operative client is most appropriate for client with view hedge and hemorrhoidectomy।
यहाँ पर हेमरोइडेक्टोमी सर्जरी हुई है, किसी पार्ट को काट कर निकाल दिया गया है। तो ऐसे वाले मरीज को कौन सी डाइट आप यहाँ पर देंगे? हाई फाइबर डाइट देंगे, लो रेसिड्यू डाइट देंगे, ब्लेंड डाइट देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। तो दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा डी। हम देंगे मरीज को सबसे पहले जिसे हेमरोइडेक्टोमी हुआ है क्लियर लिक्विड डाइट देंगे, उसके बाद फिर हम क्लियर लिक्विड डाइट के बाद डॉक्टर जब बोल देगा तो उसे हम प्रोग्रेसिव डाइट देंगे, प्रोग्रेसिव रेगुलर डाइट देंगे, जैसा कि वो खाना खाता है वो कंटिन्यू हम उसको देंगे। उसके साथ में हम इसको एंटासिड भी दे सकते हैं। बाकी हम क्लियर लिक्विड डाइट मरीज को देंगे हेमरोइडेक्टोमी वाले मरीज में। ब्लेंड और हाई फाइबर और लो रेसिड्यू डाइट यहाँ पर नहीं देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। चलिए अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एक फिजिशियन है हैज ऑर्डर कल्चर यहाँ पर लेना है फॉर अ क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गोनोरिया। बच्चों क्या होता है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है गोनोरिया, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है नाइजेरिया गोनेरिया। क्या होता है बच्चों? नाइजेरिया गोनेरी, नाइजेरिया गोनेरी। इस बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नर्स शुड ऑब्टेन विच टाइप ऑफ कल्चर? तो ब्लड का कल्चर लेगी, नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन स्टूल। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जेनाइटल सिक्रीशन यहाँ पर लेगी। चलिए तो राइट आंसर क्या रहेगा? जेनाइटल सिक्रीशन टू फाइंड आउट दिस डिसीज कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी और शानदार प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद सेरेब्रल पाल्सी। बच्चों एक मरीज है सेरेब्रल पाल्सी का। द नर्स शुड प्रोवाइड फ्रिक्वेंट रेस्ट पीरियड बिकॉज यहाँ पर इस वाले मरीज को रेस्ट करने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा बोला है। इसका कारण क्या है? ये प्रश्न में पूछा गया है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है बच्चों? जब बच्चा जन्म ले रहा होता है इन्फेंसी के टाइम पे क्या होता है? उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। ब्रेन डेवलपमेंट क्या नहीं हो पाता है? प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसके क्या होते हैं? पोस्चर डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलता है। पोस्चर डिसऑर्डर उसको देखने को मिलता है। तो ऐसे वाले मरीज को हम कहेंगे कि आप मूवमेंट कम करिए। क्या करिए? मूवमेंट कम करिए। मूवमेंट पोस्चर डिसऑर्डर होने की वजह से मूवमेंट वो सही ढंग से नहीं कर पाता है, उसको रेस्ट की ज्यादा आवश्यकता होती है सेरेब्रल पाल्सी वाले मरीज को। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्रिक्वेंट रेस्ट हम किस लिए दे रहे हैं। ग्राइमेसिंग एंड राइटिंग मूवमेंट डिक्रीज विद रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। ग्राइमेसिंग एंड राइटिंग मूवमेंट डिक्रीज द रिलैक्सेशन ऑफ द रेस्ट। तो जो आपको राइट आंसर रहेगा वो मेन अभी हमने बताया रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, जिसकी वजह से क्या हो उससे कहेंगे आप ग्राइमेसिंग एंड राइटिंग कीजिए, जिससे क्या मूवमेंट ना हो, डिक्रीज मूवमेंट क्या हो? डिक्रीज हो, जिससे उसको क्या है? रिलैक्सेशन मिले और रेस्ट मिले। हाइपो एक्टिव डी टेंडन रिफ्लेक्स बिकम मोर एक्टिव विद रेस्ट। रेस्ट करने की वजह से हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स मोर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये गलत है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स आर इंक्रीज विद रेस्ट, ये भी गलत है। फाइन मोटर भी मूवमेंट इंप्रूव नहीं करते हैं। ये तीनों बात निरर्थक है। बाकी जो आपका राइट आंसर जाएगा वो है ए। तो दोस्तों ये आपके आज के शानदार एमसीक्यू थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास में अंत में आप कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर आप आज नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले क्लास निर्धारित समय पर रहेगी। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।